हम लोग एक काल्पनिक रिएक्शन, एक इमेजिनरी रिएक्शन पर यहाँ पर के लिए हम लोग इस नियम को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हम लोग ले लिए ए प्लस बी बी और गिव्स हो गया इधर तुमको मान लो प्रोडक्ट। मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एग्जाम्पल में हम लोग इसको, तो इस पर अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कर रहा है कि आपका जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन का जो रेट है, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसमें ए और बी हो गया, तो यहाँ पर कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के गुणनफल के प्रोपोर्शनल। और उसके साथ साथ इस जो कंसंट्रेशन टर्म ए और बी है इस पर कुछ ना कुछ पावर भी होता है, तो ये पावर यहाँ पर m और यहाँ पर n मान लेते हैं। यह पावर एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिकली ज्ञात होता है, या कैसे लगाएंगे आगे हम लोग और इस पर डिस्कस करेंगे mn। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर n। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर n। अब ये हम लोगों को यहाँ पर वेयर हम लोग कह सकते हैं k इज इक्वल टू हो गया, इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसको हम लोग रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक के नाम से जानते हैं, यह हम लोग को k। अब तुम देखो ध्यान दो, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो तुम ये देखोगे कि इस पूरे भाग में कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो हम लोग लगाए हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n है। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि तुमको अभी जानना है, और बाकी सब हम जो भी इसमें टर्म हम लोग को आया है वह सब हम लोग को पीछे का ही टर्म है। तो इसमें तुमको एक हो गया पावर वाला टर्म जिसको अभी बताए हम कि यह प्रैक्टिकली ज्ञात है, और उसके बाद यहाँ पर एक नया टर्म आया कौन सा, रेट कांस्टेंट। तो इस दोनों के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे, मतलब एक रेट कांस्टेंट और दूसरा पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, इस दोनों को मतलब हम लोगों का आगे का टर्म अब एक्सप्लेनेशन का हो गया एक रेट कांस्टेंट, इट मीन्स इसको हम लोग किससे दिखा रहे, के से, और दूसरा हो गया पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। ये दोनों टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी टर्म सबको पर ध्यान दो सब। अब जो टर्म हम लोग पीछे पढ़े और अभी भी पढ़े, तो यहाँ पर उन सब टर्म को हम यहाँ लिखते जा रहे हैं साइड में रफ वर्क के रूप में, और इन सब का हम लोग को एप्लीकेशन होगा कैसे। तो हम लोग सबसे पहले पीछे हम लोग देख चुके हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स यह हो गया माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ R बटे डेल टी, इट मीन्स अंडर ए टाइम इंटरवल, और इसी को हम लोग प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ P बटे डेल टी, इतना। दूसरा हम लोग ये देख लिए कि अगर रेट इंस्टेंटेनियस हो तो हम लोगों को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अंडर दिस कंडीशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब तुमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अंडर दिस कंडीशन व्हेन डेल टी इट मीन्स टाइम टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और दिस इज ऑल्सो रिटन इन दिस फॉर्म कि रेट ऑफ रिएक्शन इट मीन्स dx बटे dt इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R बटे dt, और इसमें हम लोग डेल टी टेंस टू 0 लगा सकते हैं, या इसी को प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ P और बटे dt, और इसमें हम लोग फिर डेल टी टेंस टू 0 लगा सकते हैं। मतलब यह रेट ऑफ रिएक्शन dx बटे dt, इसको रिएक्टेंट के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग
किस तरह से दिखाएंगे, और अंडर दिस कंडीशन यह हम लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें अभी कि अगर तुम्हारा रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट या C कुछ भी हो, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है कि आपका जो रेट होगा वो रेट आपका प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। और हम लोग देखें फिर कि इसी में हम लोगों को एक रेट कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया कौन सा, K। देखो हम लोग अब बात अगर करते हैं इससे आगे का, तब ध्यान से सबको देखिए बोर्ड पर। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अब रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ, इसको हम लोग और हम लोग रेट इक्वेशन भी कहते हैं, रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन। इट मीन्स दर नियम या वेग नियम में, वेग नियम में, और इसको हम लोग दर समीकरण भी कहते हैं या दर समीकरण, समीकरण। ध्यान से देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, यह क्या रेट लॉ क्या है। तो दरअसल यहाँ पर देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग निकाल रहे हैं, यह रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में है, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में। तो अगर हम लोग रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन सांद्रण के टर्म में दिखाए तो उसी को कहा जाता है रेट लॉ। तो हम लोग यहाँ एक एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे का हम लोग इमेजिनरी रिएक्शन लेते हैं, हम लोग को बी गिव्स हो गया C प्लस D और D। तो इसको हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को लॉ ऑफ मास एक्शन से है, R समानुपाती होगा A के कंसंट्रेशन का और गुणनफल B के कंसंट्रेशन के। अब हम लोग ये देखें कि यहाँ पर ये जो पावर होता है, इस पर जो पावर होता है, अभी जस्ट बोले कि यह प्रैक्टिकली ज्ञात होता है, और इस पर पावर मान लीजिए x और यहाँ दिए y। ध्यान से सुनिए, R बराबर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट, और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। अब हम लोग ये बात यहाँ पर कर ले कि 2 पॉइंट पहले इसको देख लो। 2 पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से सबको मालूम होना चाहिए। ये A B C D जो यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला भाग, ये तो हम लोग को रिएक्टेंट हो गया, B भी हम लोग को रिएक्टेंट हो गया, और ये A और B जो देख रहे हैं यहाँ पर C और D जो नंबर लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको कहा जाता है A तथा B, अगर रिएक्टेंट की बात करें, A तथा B रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको कहते हैं। अब देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर इसको कहते हैं तो तुमको ये बात स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ये जो तुम्हारा पावर है, इस पर जो कंसंट्रेशन टर्म पर पावर है, यह कभी कभी इस A और B के बराबर भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पावर का रिलेशन इस A B से होता है, ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका इस कोएफिशिएंट से कोई भी इसका मतलब नहीं है। तो हम लोग स्पष्ट रूप से ये टर्म लिख दें कि सांद्रता पदों के घातांक, इट मीन्स पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना। देख तो 2 टर्म, एक तो पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है और दूसरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इस पावर से क्या रिलेशन है, उस दोनों के लिए यह दोनों पॉइंट लिख दिए। हम लोगों को जो शेड्यूल इक्वेशन है उसमें चले, तो शेड्यूल इक्वेशन में देख लो,
हम लोग यहाँ पर रेट की बात कर रहे हैं, तो अभी जस्ट देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग dx/dt, r बराबर dx/dt भी लिख सकते हैं, k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। इस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग चाहे तो हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग लिखते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में, तो R बराबर हो जाएगा -d कंसंट्रेशन ऑफ R/dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x और b टू द पावर y। अब देखो तो यहाँ पर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -d कंसंट्रेशन ऑफ R/dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाएगा, इसको यह देख लो एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी आ गया, तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसी को कहा जाता है, जो कि ऊपर हम लोगों को हेडिंग है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। यही हम लोग को प्राप्त करना था, इसी को बताना था। देखो अब ध्यान दो, हम लोग अभी कुछ चर्चा इसमें कर लिए किस चीज का, के बारे में, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से किस तरह का संबंध होता है, किस तरह का रिलेशन होता है। दूसरा इसमें हम लोग को टर्म है कांस्टेंट का, इसमें से रेट कांस्टेंट, तो हम लोग अब उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और फिर तब हम लोग पावर वाले टर्म्स के लिए और नए टर्म्स को हम लोग ड्राइव करेंगे, नए टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर रेट कांस्टेंट इट मीन्स दर स्थिरांक के बारे में बात करेंगे। दर स्थिरांक डिनोटेड बाय के। ध्यान दो, इसके एक्सप्लेनेशन का अब तक सबको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर हम लोगों को के है और इसी के को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रोसेस वाइज शुरू करें तो हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक कोई भी इमेजिनरी रिएक्शन, काल्पनिक रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एक काल्पनिक अभिक्रिया या काल्पनिक रिएक्शन के लिए काल्पनिक रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग ले लिए यहाँ पर A प्लस B और अभी हम लोग को सिर्फ रिएक्टेंट टर्म्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए अभी हम लोग इसको प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं या प्रोडक्ट भी। इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको लॉ ऑफ मास एक्शन से लेते हैं, अगर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ पर जो पावर होता है, जस्ट इसका संबंध A और B से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको हम लोग M और इसको मान लिए M, और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम लोग को M और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर M, ये हम लोगों को R का वैल्यू होगा। इसी को हम लोग अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो R बराबर -d कंसंट्रेशन ऑफ R/dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर M। हम लोगों को डिफाइन करना है k को, इट मीन्स रेट कांस्टेंट को। तो हम लोग यहाँ पर इफ कंसंट्रेशन ऑफ A, मतलब पहला जो रिएक्टेंट है इसको हम लोग ले लेते हैं 1m, m मतलब मोल पर लीटर या मोलरिटी, और एंड कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर 1m, मतलब जितना भी रिएक्टेंट है सभी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को यूनिट कर लिए। अगर सभी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को यूनिट कर लिए तब हम लोग देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। देन हम लोग इस दोनों को, तो इसका मान 1, तो 1 पर पावर m, 1 पर कोई भी पावर रहे उसका मान 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं R बराबर -d कंसंट्रेशन ऑफ R/dt इज इक्वल टू k गुना 1 गुना 1, इट मीन्स बराबर हम लोग को हो गया k। देखो आप ध्यान दो, तो यहाँ पर k का डिफिनेशन तुमको रेडी है। कैसे हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिए कि हम लोग देख रहे हैं जब प्रत्येक रिएक्टेंट का, जो भी रिएक्टेंट तुमको इस कंसंट्रेशन टर्म में है, प्रत्येक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाए या यूनिट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही किसके बराबर हो जाता है, k के बराबर।
तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर है, ध्यान दो, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन कब, when the concentration term of each reactant is 1 mole per liter, 1 mole per liter, then the rate of reaction, the rate of reaction when the concentration of each reactant is 1 mole per liter, 1 mole per liter, 1 mole per liter, देख रहे हो दोनों में, यहाँ तक लिख लो, इसको ऊपर लिख देते हैं, चलो। यहाँ पर इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर लिख दिए हैं, इसको थोड़ा सा सुधार लो ऊपर, 1 मोल पर लीटर is known as its rate of reaction, rate of reaction, क्या हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। जस्ट पूरा कर लो सेंटेंस। बोलो। हाँ, रेट कांस्टेंट होगा, यहाँ रिएक्शन लिखा गया, रेट कांस्टेंट ही नाम दी है, इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ठीक कर लो, होगा, ऊपर हेडिंग लगा ही था। चलिए आगे बढ़े आप। अब देखो आगे फिर हम लोग अभी इसमें K के बारे में डिफाइन किए कि K क्या है। तो सीधे तौर पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर यूनिट करेंगे या 1 m करेंगे या 1 मोल पर लीटर करेंगे, तो इस स्थिति में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही रेट कांस्टेंट कहलाएगा। उस चीज़ को हम लोग अभी एक्सप्रेस भी किए और सेंटेंस में भी कन्वर्ट किए। अब देखिए इसकी हम लोग विशेषता के बारे में। तो सबसे पहला जो K का वैल्यू होता है वह प्रत्येक, ये तो K कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट क्या सभी रिएक्शन में इसका एक ही मान होता है? तो नहीं, यह तुमको रिएक्शन वाइज स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ K इज स्पेसिफिक फॉर ईच रिएक्शन। देख लो, ध्यान दो यहाँ पर, ईच रिएक्शन मतलब प्रत्येक रिएक्शन के लिए इसका मान विशिष्ट होगा, विशेष होगा, पहला। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हम लोग कंसंट्रेशन के लिए R बराबर टर्म लिए हैं, K कंसंट्रेशन ऑफ A या कंसंट्रेशन ऑफ B पावर M और L। देख लो, अब यहाँ पर तुम देखोगे तो ये तो कंसंट्रेशन टर्म हो गया, ये भी कंसंट्रेशन टर्म हो गया और इस पर पावर है, लेकिन इस K को यहाँ पर कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा कंसंट्रेशन अधिक हो कम हो, आज लाइक देख रहे हम लोग कि इस कंसंट्रेशन टर्म से, कंसंट्रेशन टर्म जो वह सिर्फ रिएक्टेंट टर्म है, तो कंसंट्रेशन से और उसके साथ साथ अगर तुम्हारा समय बीत रहा है तो हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट का सांद्रण क्या होगा, घटेगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा। मतलब समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सांद्रण में परिवर्तन होगा, लेकिन K के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ K या K इज इंडिपेंडेंट from concentration of reactant या concentration and time, concentration and time। तो concentration किसके? रिएक्टेंट की।
उसके साथ साथ हम लोग बात करें, अब देख लो, ध्यान दो, यहाँ पर तुम ये देख रहे हो ये तो हम लोग को इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन और टाइम से, लेकिन टेम्परेचर से, प्रेशर से, इन सब से यह इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन यह हम लोगों को टेम्परेचर, प्रेशर यह हम लोगों को टेम्परेचर, प्रेशर इत्यादि पर डिपेंड करेगा। और उसके साथ अब यहाँ पर देख लो कि रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n यहाँ पर डिपेंड्स कर रहा है। और उसके बाद यहाँ R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n है। हम लोग ये देख रहे के को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोगों को रेट मिलेगा। तो सीधी तौर पर है कि अगर किसी रिएक्शन के लिए के का मान बड़ा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा, और के का मान छोटा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि ये इसके प्रोडक्ट में है। तो हम लोग सीधे कह सकते हैं कि के अगर किसी फॉर एनी रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन के लिए अगर के का मान तुमको बड़ा होगा, के का मान बड़ा होता है, अगर के बढ़ता है तो निश्चित रूप से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, अधिक होगा। और अगर के तुमको डिक्रीज कर गया, इट मीन्स कम हुआ, अगर के कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी तुम्हारा कम होगा। ठीक है, ये हम लोगों को इससे रिलेटेड, केस से रिलेटेड पॉइंट। यहां पर देख लो एक चीज और है, प्रेशर को ETC यहां पर लिखे है, तो इसके अंतर्गत तुमको उत्प्रेरक आ जाएगा, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के बारे में बता ही दिए वहां पर। पीछे कैटलिस्ट क्या है, जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, यह एक पदार्थ हो गया। तो आगे हम लोग कैटलिस्ट के बारे में सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो अब ध्यान दो, हम लोग अब के को डिफाइन कर लिए, के का कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिए। अब के यूनिट के बारे में, क्योंकि के यूनिट से एक क्वेश्चन तो तुमको एकेडमिक एग्जाम में पूछना ही है, प्रायः एकदम ट्रेंड्स ही चलते आ रहा है। तो देख लो, अब ध्यान दो, हम लोग बात करते हैं अभी यूनिट ऑफ के मात्रक के बारे में। ध्यान से समझिए। सबसे पहले यूनिट को समझने के लिए अभी जो हम लोगों को रेट इक्वेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n, देख लो, ये जो तुम देख रहे हो इस पर जो ये पावर है, इस पावर को ऑर्डर भी कहा जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सिर्फ सुनना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए अभी हम पावर के लिए टर्म यूज कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आगे हम लोग सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो तुमको रेट इक्वेशन है, इस रेट इक्वेशन में जो सांद्रता वाला पद है, इस पर जो पावर है, उस पावर का योग जो है, हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, या उसके सीधे तौर पर ऐसे कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर है, इससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। यहां हम लोग यूनिट ऑफ अगर के पर कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले जो हम लोगों को टर्म है उस पर एक बार विचार करो। जैसे के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n है। अगर के का हम लोग निकालेंगे यूनिट, तो पहले के को सेपरेट करें, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n। देखिए, अब तुम यहां पर ध्यान दोगे तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हम लोग पहले निकाल चुके, मोल पर लीटर होगा। तो ये तो हम लोगों को फिक्स है। अब बात रहा, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी दोनों कंसंट्रेशन ही है, लेकिन यहां पर अब बात रहा कि पावर क्या आएगा। जिस अनुसार से पावर आएगा उस अनुसार से तुमको यूनिट पर पावर चेंज करेगा, इट मीन्स यूनिट चेंज करेगा। तो ये जो पावर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग आएगा।
तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंट लेकर के देखते हैं कि प्रत्येक ऑर्डर में K का क्या यूनिट आता है। तो हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना ले, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग एक टेबल, हम लोग उसके बाद रेट लॉ से हम लोग इक्वेशन बना ले, हम लोग उसके बाद यहाँ पर यूनिट ऑफ के लिखते हैं, और यूनिट ऑफ के जो लिखेंगे यह सॉल्यूशन रिएक्शन अगर हो, सॉल्यूशन रिएक्शन होगा तब कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग यूनिट ऑफ के बना लेते हैं, और तुम्हारा रिएक्शन अगर गैसियस हो जाए तब क्या होगा, गैसियस रिएक्शन। 4 यहाँ पर लिख देते हैं गैसियस रिएक्शन। अब देखो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम लोग मान लेते हैं कि पावर 1 है और तुम्हारा सिंपल रेट इक्वेशन, ये तो बड़ा सा रेट इक्वेशन है ही, हम लोग इसको सिंपल ही दिखा देते हैं। R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ, मान लेते हैं एक ही रिएक्टेंट, 1 नहीं, पहले हम लोग 0 से लेते हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहें कि सीधे पावर से तुमको रिलेटेड है, तो इसका मतलब यहां पर पावर हो जाएगा, तो अगर 0 पावर हो गया तो अब देखिए यूनिट ऑफ के पर कंसीडर कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर के बराबर हो जाएगा, ये पावर 0 है तो इसका मान तो 1, इसका मान 1, और इसका मान जब 1 हो जाएगा तो सीधे रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ही के का यूनिट होगा, तो के बराबर हो गया R, तो यूनिट हम लोग सीधे कह सकते हैं यूनिट ऑफ के हो जाएगा, यूनिट ऑफ के हम लोग सीधे के, तो यह मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब यहां पर थोड़ा सा और कंसीडर करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर था dx बटे dt, तो dx इज कंसंट्रेशन टर्म और dt इज टर्म ऑफ टाइम, टाइम का टर्म है, तो इस कंसंट्रेशन टर्म का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का होता है सेकंड, तो इसका मतलब ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये k बराबर अगर R हुआ तो R का यूनिट K का यूनिट होगा, तो यह हो गया मोल पर लीटर और पर सेकेंड, पर लीटर पर सेकेंड। ये अगर तुमको कंसंट्रेशन टर्म में, अगर तुम्हारा रिएक्शन गैसियस हुआ तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन टर्म के लिए यूनिट है, तब यह मोल पर लीटर नहीं रहेगा, तब यहाँ पर ATM प्रयोग करते हैं प्रेशर के लिए, इट मीन्स ATM -1 और सेकेंड -1, सिर्फ मोल पर लीटर ATM से रिप्लेस हो जाएगा। अगर तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ जाए तो R बराबर हो गया K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1, इसका मतलब हो गया कि K बराबर हो जाएगा R बटे कंसंट्रेशन ऑफ A, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो ये भी कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, ऊपर लिखा हुआ मोल पर लीटर पर सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड में कंसंट्रेशन से भाग देंगे तो यह हो गया बराबर मोल पर लीटर पर सेकंड, इसको कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यह हो गया तुमको कितना सेकंड माइनस, अब इसी में तब हो जाएगा सेकंड -1, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा सेकंड -1, क्योंकि इसमें ATM वाला टर्म ही नहीं है।